Hello learners, you are most welcome on my channel English Odyssey, an English journey with yet another video. In this video, you are going to know about simile, metaphor, synecdoche, pun and metonymy. This is the second installment in the literary term series. So be with me till the end. This is gonna be a noteworthy video. So be ready with your pen and notebook. सो आपको जरूर से पेन और नोटबुक लेकर बैठना चाहिए ताकि इसमें से आप नोट्स ले सकें. लेट्स स्टार्ट. सिमिली. सिमिली इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. इनडायरेक्ट कंपैरिजन. कंपैरिजन वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, बिकॉज कंपैरिजन वर्ड में ही सिमिली का मीनिंग छिपा हुआ है. सिमिली का मतलब ही होता है कंपैरिजन between two different things. Two different things. We can take it as T1 for thing 1 and T2 for thing 2. With the use of as or like. As का और like का यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों के बीच में. तो कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? This comparison is done for highlighting the common characteristics between two different things that is mentioned just now. So दो चीजें जो हम जस्ट अभी मेंशन किए हैं उनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? एज और लाइक का यूज करते हैं. इसी को हम कहते हैं सिमिली. तो दो चीजों का कंपैरिजन जिसमें एक कोई चीज कॉमन है, उस कॉमन चीज को हाईलाइट करने के लिए हम एज और लाइक का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं सिमिली. हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हर हेयर वॉज एज गोल्ड एज द सन. यहां पे T1 क्या है? हर हेयर. ये क्या है? ये हमारा T1 हो गया. द सन इज T2, राइट. एज का यूज यहां पे हो रहा है जैसे कि हमने जस्ट अभी बोला सिमिली में होता है. और यहां पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये दैट इज इट सेज गोल्डन, राइट. तो गोल्डन कलर जो है वो क्या है? वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. किनके बीच में? द सन और हर हेयर के बीच में, राइट. तो T1 और T2 दो चीजें हैं जिनके बीच में एक कॉमन चीज है, वो है गोल्डन कलर. जैसे सन एक गोल्डन कलर का होता है वैसे ही इस लड़की का हेयर जो है गोल्डन कलर का है. तो इस चीज को कहने के लिए पोएट्स कई बार क्या करते हैं? अपने पोम में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं. सो इसी को हम कहते हैं एक तरह का पोएटिक डिवाइस है ये. अगर पोम में यूज हो रहा था पोएटिक डिवाइस हो गया है ना, नहीं तो फिर फिगर ऑफ स्पीच भी हम इसको कह सकते हैं. तो यहां पे इस सिमिली में क्या होता है कि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक का यूज करके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए, जो कि यहां पे गोल्डन है. क्लियर? इन द सेम वे वी विल सी अदर एग्जांपल्स टू. सेकंड एग्जांपल इज ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट. तो यहां पे T1 क्या है? यहां पे T1 है ही, दैट इज ही. एंड T2 क्या है? बैट. This is T2 and this is T1. So we got the T1 and T2. हमें T1 T2 मिल गया. यहां पे भी as का यूज हो रहा है. और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्लाइंड. ये हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. तो बैड जो होता है वो ब्लाइंड होता है. तो यहां पे ही जो है वो क्या है? ब्लाइंड है. तो इसी चीज को हम कहने के लिए क्या कर रहे हैं? हम उसको बैट से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि बैट भी ब्लाइंड होता है. तो बैट के ब्लाइंडनेस और ही के ब्लाइंडनेस को हम कॉमन मान रहे हैं और उस चीज को हम एज के साथ लिख रहे हैं. ठीक है. इसी चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजंस. दो चीजों को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है बिकॉज अ बैट और ही दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं. T1 T2 इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी उन दोनों के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन का यूज करते हैं विथ एज और लाइक, राइट. इन द नेक्स्ट एग्जांपल इट इज एज ब्लैक एज नाइट.
ठीक है। तो यहां पे इट भी एक प्रोनाउन है, इसको भी हम किसी एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये चीज कुछ भी हो सकती है। वो ब्लैक कलर की है और उसके इस कलर को हम नाइट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज नाइट भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यहां पे T1 ये हो गया और T2 नाइट हो गया, ठीक है। और इनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ब्लैक कलर। यहां पे भी एज का यूज हो रहा है, अगेन इट्स अ सिमिली। She eats like a bird. She eats like a bird. So she is here T1 and a bird is T2. Like is used here to do the comparison. और यहां पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, eating less. Next example. She shines as a star. वो एक तारे की तरह चमकती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, T2 इज स्टार मतलब एक तारा, और C जो है वो एक लड़की को या फिर एक वुमेन को क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा। ये हमारा हो गया T1। तो T1 और T2 इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टू शाइन, राइट, दोनों चमकते हैं। तो यहां पे इस चीज को कहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजंस का यूज कर रहे हैं, जहां पे एज का यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट कंपैरिजंस आर हैपनिंग हियर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। कहां एक लड़की और कहां एक स्टार, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में एक क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एज का या फिर लाइक का यूज करके हम इसको, इस बात को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं सिमिली। सी साइंस एज अ स्टार एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी यूज किया था। द लास्ट वीडियो पार्ट 1 में यूज किया था मैंने ऑफ लिटरेरी टर्म्स में। सो उस वीडियो को जरूर जाकर देखें, ठीक है। वहां पे भी मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था टू एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर भी एक कंपैरिजन ही होता है, बट ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। We'll see how direct comparison it is. सिमिली में भी हम एक तरीके से कंपैरिजन ही कर रहे थे, बट वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन था। दो डिफरेंट चीजों को हम कंपेयर कर रहे थे विद एज और लाइक, ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। यहां पे भी हम वही कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग, ठीक है। मेटाफर में हर चीज सेम है एक्सेप्ट वन थिंग। क्या है हम लोग देखेंगे। मेटाफर इज व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। जब वहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, हम समझेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है, मैं समझाऊंगा अभी। और ये भी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स होता है, टू डिफरेंट थिंग्स, जस्ट लाइक सिमिली। सिमिली में भी ऐसे ही होता था, वहां पे भी दो चीजें होती थी, यहां पे भी दो चीजें होती हैं, दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजंस करते हैं। तो सिमिली और मेटाफर इज ऑलमोस्ट सेम थिंग दैट यू कैन सी। यहां पे भी कॉमन थिंग्स होते हैं, ठीक है। दे विल शेयर समथिंग इन कॉमन। उन लोग दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हमारा T1 और T2 जो है, इन दोनों के बीच में यहां पे भी कुछ कॉमन है, राइट, यहां पे भी कुछ कॉमन है। बट डिफरेंस क्या है, मेटाफर डोंट सजेस्ट वन थिंग इज लाइक अनदर। यहां पे लाइक जो है वो यूज नहीं होता, इसको यूज हम नहीं करते। तो मेटाफर डोंट सजेस्ट वन थिंग इज लाइक अनदर। मेटाफर जो है वो किसी चीज को किसी चीज की तरह नहीं कहता, इंस्टेड दे डिक्लेयर्स दैट थिंग इज अनदर। बल्कि वो ये कहता है कि T1 जो है मतलब थिंग 1 जो है वो बिल्कुल थिंग 2 ही है। इसको ग्राफिकली समझते हैं इस तरीके से। हमने सिमिली में कहा था कि T1 इज इक्वल टू T2 फॉर वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विथ एज और लाइक। ये क्या था, सिमिली था। इसी चीज को हम मेटाफर में कुछ इस तरीके से समझेंगे। T1 इज T2। मैंने यहां पे इक्वल टू का यूज किया था बिकॉज दोनों के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। बट यहां पे हम बोलते हैं कि T1 T2 ही है। नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग। T1 जो है वो T2 ही है, और यहां पे एज और लाइक का यूज नहीं होता है। क्लियर। सो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है, इसमें एज और लाइक का यूज होता है, इसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता है। ये है अपना मेटाफर और ये है अपना सिमिली।
तो दोनों में ही दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, T1 T2, दोनों में ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इसमें एज और लाइक का यूज करके हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं, और इसमें क्या होता है, हम इसमें एज और लाइक का यूज करके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट नहीं करते हैं। इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो हिडन होता है, ये हम रीडर पे छोड़ देते हैं, इट इज लेफ्ट ऑन रीडर। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम रीडर पे ही छोड़ देते हैं, रीडर अपने आप ही समझ लेता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सी हियर, हर आईज वर डायमंड, ठीक है। तो यहां पे T1 क्या है, T1 इज हर आईज, ये हमारा T1 है, और डायमंड क्या है, T2 है। यहां पे किसी तरह का एज और लाइक यूज नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, राइट। तो हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी आंखें हैं वो डायमंड हैं, बट असल में तो उसकी आंखें डायमंड नहीं है ना। तो एनीवन हु इज रीडिंग दिस लाइन कैन अंडरस्टैंड कि यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है, असल में उसकी आंखें डायमंड नहीं है, हीरे नहीं है उसकी आंखें, उसकी आंखें हीरे की तरह हैं, बट इस चीज को डायरेक्टली यहां पे कहा नहीं गया है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज T1 को डायरेक्टली T2 ही मान लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन। यहां पे देखो T1 हर आइज जो है वो उसको T2 मान लिया जा रहा है, मान लिया जा रहा है कि उसका आंख जो है वो डायमंड ही है, बट द रीडर कैन अंडरस्टैंड, इट इज ऑब्वियस दैट उसकी आंखें हीरे तो नहीं होंगी, उसकी आंखें हीरे की तरह होंगी। तो ये चीज जो बात है यहां पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर, इसको हम रीडर पे छोड़ देते हैं, लेफ्ट ऑन रीडर, रीडर पे हम छोड़ देते हैं, रीडर समझ लेता है इस बात को। तो दिस इज द थिंग इन मैटर, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज एन अर्ली बर्ड, द सेम थिंग हियर। सी यहां पे क्या है, एक लड़की को रेफर किया जा रहा है, एक विमेन को रेफर किया जा रहा है, वो T1 है हमारा, और अर्ली बर्ड क्या है, T2। अर्ली बर्ड मीन्स क्या होता है, मतलब एक बर्ड जो बहुत जल्दी उठती है, जनरली बर्ड्स वेक अप अर्ली, है ना, हम दिन जानते हैं इस चीज को, जैसे कॉमन फिनोमेना। सो हम सी को क्या कर रहे हैं, हम उस लड़की को क्या कर रहे हैं, इस बर्ड से डायरेक्ट कंपैरिजन कर दे रहे हैं, हम यही मान ले रहे हैं कि वो एक बर्ड, अर्ली बर्ड है, ठीक है, बट हम सब जानते हैं कि वो बर्ड नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन इज डन हियर, बट the common characteristics is hidden and it is left on the reader. My thoughts are stars I cannot fathom into constellations. The Fault in Our Stars, John Green. This line is taken from a novel of The Fault in Our Stars, John Green. इस नॉवल से लिया हुआ है ये लाइन। इस लाइन में लिखा हुआ है, My thoughts are stars. मेरी जो सोच है वो क्या है, स्टार्स है। तो मेरी जो सोच है वो क्या है, T1 है, और स्टार्स क्या हैं, T2 हैं। तो अगेन यहां पर भी देखो, मेरी जो सोच है उसको डायरेक्टली क्या कह दे रहा है, स्टार कह दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि आई कैन नॉट फैथम इनटू कॉन्स्टलेशंस। जिस तरह से हम स्टार्स को कॉन्स्टलेशंस में ढूंढ नहीं पाते, जो तारामंडल होता है, कॉन्स्टलेशंस तारामंडल, उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्टार को ढूंढ नहीं पाते बिकॉज बहुत सारे तारे होते हैं। उसी तरीके से जो मेरा थॉट है वो एक तारे की तरह क्या है, बहुत ही ज्यादा वेग है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अनक्लियर है। तो ये यहां पे पोएट और ऑथर कहना चाहते हैं। तो यहां पे भी एक लिटरेरी डिवाइस हुआ बिकॉज इट इज यूज्ड इन नॉवल, ठीक है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, एक मेटाफर है। क्यों, क्योंकि यहां पे T1 को डायरेक्टली T2 कह दिया जा रहा है, और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या किया जा रहा है, उसको रीडर पे छोड़ दिया जा रहा है समझने के लिए, ठीक है। All the world's a stage and all the men and women merely players. As You Like It, William Shakespeare. This is a play As You Like It by William Shakespeare. एक play है। इस play में एक line है, All the world's a stage, all the world's a stage and all the men and women merely players. यहाँ पे भी देखेंगे अगर हम लोग तो all the world जो है, all the world, ये क्या है, ये हमारा T1 है, और स्टेज क्या है, हमारा T2 है। तो हम पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर कर दे रहे हैं। स्टेज मीन्स अ स्टेज वेयर द प्ले हैपेंस, है ना, कोई ड्रामा होता है जहां पे। तो
तो हम पूरे वर्ल्ड को ही एक क्या कह दे रहे हैं, स्टेज कह दे रहे हैं इसमें। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ पे सभी मैन और वीमेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा T1 T2 है, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। तो यहाँ पे भी इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है, सीधा सीधा बोल दिया जा रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स जो है वो स्टेज है और जितने भी मैन एंड वीमेन है वो क्या है, प्लेयर्स हैं। तो कैन वी गेट इट, तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पे छोड़ दिया जा रहा है, रीडर पे छोड़ दिया जा रहा है, वो हिडन है, राइट। वन मोर एग्जांपल, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference. This line is a very famous line from a poem, very famous poem, The Road Not Taken, Robert Frost. इस पोम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। मैं आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में इसका लिंक डाल दूंगा या इसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो टू एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो टू। सो द सेंटेंस इज टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। कैन यू सी हियर, तो टू रोड्स, यहां पे जो रोड्स हैं ये भी क्या है, एक मेटाफर का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहां पे जो रोड है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये कंपेयर किया जा रहा है चॉइस से इन लाइफ, ठीक है। आई होप आपको इस मेटाफर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो प्लीज कमेंट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस और इफ यू हैव एनी फीडबैक, प्लीज गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर इट। दिस इज द साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ सिमिली एंड मेटाफर. Metaphor is a direct comparison and it is an indirect comparison, right? With use of as or like here, without as or like. So I hope you have understood the difference between simile and metaphor. ये जो सिमिली का और मेटाफर के बीच जो डिफरेंस है ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से, बट दोनों ही एक कंपैरिजन के बारे में ही बात करते हैं, दोनों में ही T1 और T2 होता है, दोनों में ही एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम दोनों ही जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं विथ एज और लाइक। यहाँ पे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, हिडन छोड़ देते हैं ऑन द रीडर without using as or like. Clear? So I think you might have understood this. So I'm hoping that you will be writing some more comments on simile and metaphor. So give me some examples in the comment down below. Metonymy. Metonymy is when a phrase or word is replaced or substituted with another phrase or word which has somewhat similar meaning. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी वर्ड या फ्रेज को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस मतलब बिल्कुल उसको हटाकर दूसरी जगह कुछ दूसरे कुछ को रख देते हैं। ठीक है, विल सी द एग्जांपल, पिक्चर और क्लियर होगा। तो मेटोनिमी क्या होता है, इसमें एक वर्ड और फ्रेज, किसी भी वर्ड और फ्रेज को जिसको हम कहना चाहते हैं, एक्चुअली कहना चाहते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विथ अनदर फ्रेज और वर्ड, दूसरे किसी वर्ड और फ्रेज से हम रिप्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है कि वो जो वर्ड जो हमने चूज किया है वो उनकी जो मीनिंग है वो काफी सिमिलर होनी चाहिए एक दूसरे से, एटलीस्ट सिंबॉलिक मीनिंग तो सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर? यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग इन इनडायरेक्ट मैनर, यहां पर इसको भी इनडायरेक्ट मैनर में ही किया जाता है। ठीक है, तो the pen is mightier than the sword. One example is here. Pen is mightier than the sword. यहां पे जो पेन है, जो पेन एंड sword, ये दो वर्ड यहां पे क्या है, मेटोनिमी है। पेन का यूज यहां पे किया गया है रिटर्न वर्ड्स को बोलने के लिए। तो पोएट यहां पे बोलना चाहते हैं कि द रिटर्न वर्ड और द राइटिंग इज माइटियर देन द sword, मतलब जो तलवार होता है उससे ज्यादा अच्छा क्या होता है कि लिख कर बोला जाए, तलवार से ज्यादा सही क्या होता है, लिख कर बोला जाए। यहां पे तलवार भी एक मेटोनिमी है। तलवार यहां पे किस चीज को कहा जा रहा है, मिलिट्री अग्रेशन को, मतलब जो हम गुस्से में जो फैसला लेते हैं,
ठीक है, या फिर हम जो सेना लेके चले जाते हैं लड़ाई करने, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो राइटिंग वर्ड्स मीन्स पेन हियर एंड मिलिट्री एग्रेशन इज सॉर्ड हियर। तो यहाँ पे पेन को जो पोएट बोलना चाहते हैं राइटिंग वर्ड्स, उसको क्या किया उन्होंने पूरी तरह से बदलकर पेन लिख दिया। बट बाय पेन वी कैन अंडरस्टैंड इट इज समवॉट रिलेटेड टू वर्ड्स, राइट। एंड शॉर्ड जो है तलवार, यहाँ पे मिलिट्री एग्रेशन मतलब गुस्से को, जो गुस्से में लिया हुआ फैसला होता है उसको हम शॉर्ड कह रहे हैं, यहाँ पे तलवार कह रहे हैं। यहां पे भी एक तरह का कंपैरिजन होता है, इसलिए कई बार इसकी जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो मेटाफर के साथ होती है। कई बार देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पे मेटाफर के साथ कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक तरह का कंपैरिजन है, देयर इज अ स्लाइट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। सो मेटोनिमी को कई बार मेटाफर के साथ कंफ्यूज किया जाता है, बट मेटाफर एंड मेटोनिमी इज डिफरेंट थिंग। मेटाफर में क्या होता है, दो चीजें कंपेयर की जाती हैं उनकी एक कॉमन सिमिलैरिटी की वजह से, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है एक तरीके का, लेकिन यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट वर्ड। वहां पे हम यूज कर रहे थे कंपैरिजन वर्ड, वहां पे कंपैरिजन हो रहा था दो चीजों के बीच में। यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहां पे रिप्लेस हो रहा है, वहां पे कंपैरिजन हो रहा था। तो मेटोनिमी और मेटाफर के साथ कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। यहां पे ईयर्स जो है ना, वो यहां पे पर्सन्स को सुनने के लिए जो कहा जाता है ना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो ये जो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली हमको बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला, लैंड मी योर ईयर्स, हमें अपना कान दो। लेकिन हम कान तो देंगे सकते ना, हम यहां पे क्या दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं। तो यहां पे ईयर्स का मतलब बेसिकली क्या है, सीकिंग अटेंशन, राइट। सीकिंग अटेंशन यहां पे इसका मतलब है। सो यहां पे जो ईयर्स है वो क्या है, मेटोनिमी है, क्योंकि हम जो बोलना चाहते थे, हम क्या बोलना चाहते थे, तो सीक अटेंशन। The author wanted to say कि please pay attention towards me, बट यहां पे उन्होंने क्या बोला, lend me your ears। तो ये एक मेटोनिमी है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या कर दिया जा रहा है, रिप्लेस कर दिया जा रहा है। जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको उसकी एक सिमिलर मीनिंग से, एक सिमिलर वर्ड से और फ्रेज से उसको रिप्लेस ही कर देते हैं हमने डायरेक्टली, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन फ्रॉम दैट पोएम ओनली दैट आई जस्ट मेंशन्ड, रोड नॉट टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी मैंने वीडियो में मेंशन किया था, मैंने बोला भी था वीडियो में कि येलो वुड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि येलो वुड्स जो है मेटोनिमी है। इस चीज़ को भी मैंने पोम में रेफर किया था, इफ़ यू रिमेंबर, और इफ़ यू हैव नॉट सीन, अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोम टू अंडरस्टैंड। सो येलो वुड जो है वो यहाँ पे मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। येलो वुड यहाँ पे जैसे कि मैंने पोएम में बताया था कि इट्स इज कंपेयर टू ऑटम सीजन, राइट। In the same way, there are some more examples of replacement and substitutions. कुछ और examples हैं जहाँ पे replacement और substitutions का अच्छा example यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हम dish word जो है उसको हम लोग substitute किसकी, whole plate of food, मतलब एक पूरे खाने को, एक प्लेट जिसमें खाना भरा हुआ है या खाना डला हुआ है, अच्छे से सर्व किया हुआ है, उसको हम लोग डिश से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। असिस्टेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, असिस्टेंस मीन्स टू हेल्प, है ना, हेल्प करना किसी का, उसको हम लोग यहाँ पे हैंड से, हैंड को यूज कर सकते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन। कि अगर मुझे असिस्टेंस बोलना है तो मैं उसकी जगह पे हैंड, गिव मी योर हैंड यू कैन से। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि गिव मी, हेल्प मी, आई कैन से गिव मी योर हैंड, है ना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हेल्प मी, मैं क्या बोलूंगा, गिव मी योर हैंड। यहां पे हैंड क्या है, हैंड इज सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्प मी। तो यहां पे क्या हो गया, मेटोनिमी हो गया, राइट। उसी तरीके से हम लैंग्वेज को बोलने के लिए टंग का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स मेटोनिमी के हैं। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। हियर द डिफरेंस ऑफ मेटोनिमी एंड मेटाफर, एज आई हैव सेड, मेटाफर जो होता है उसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, और यहां पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन होता है। यही जो है मेजर कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विच शेयर्स समथिंग इन कॉमन, whereas which is another phrase or words which has somewhat similar meaning used to describe something as an indirect manner।
तो यहाँ पे भी क्या है, हम इस तरह से कंपैरिजन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उस वर्ड को। तो ये मेटोनिमी का एग्जाम्पल हो जाता है। Now, metaphor compares two unrelated concepts, whereas metonymy substitute the things named for thing meant. ठीक है, तो हम मेटोनिमी को इतना भी ज़्यादा क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं उससे क्लोजली रिलेटेड चीज़ को ही हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ दो डिफरेंट चीज़ों को बोल देते हैं। जैसे कि हम राइटिंग के लिए क्या बोला, हमने पेन बोला। हेल्प के असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए हमने क्या बोला, हैंड बोला। तो कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में एक सिंबॉलिक सिमिलैरिटी होगा। बट मेटाफर के बीच में क्या, मेटाफर में क्या होता है, दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम लोग टू टॉक अबाउट द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन दोनों के बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हम दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसको अच्छे से हमें समझना जरूरी है, अदरवाइज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन मेटाफर एंड मेटोनिमी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और अगर आपको समझना है तो वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। और वन मोर थिंग, गिव मी सम मोर एग्जांपल्स इन द कमेंट डाउन बिलो, राइट। तो कमेंट में जाकर आप जरूर मेरे को मेटाफर और मेटोनिमी की कुछ और एग्जांपल्स लिखें। और अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई वांट टू नो योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस एंड योर फीडबैक। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड synecdoche. One more figure of speech or literary device we can say. So synecdoche, what is synecdoche? This is very interesting one to understand. ये बहुत ही अलग है। Synecdoche is a statement. It is a statement in which only a part of thing, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस चीज को, part of something, part, ठीक है, part ये चीज है, part of something मतलब किसी चीज का एक part is expressed to relate the whole। ठीक है, ये whole word बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो part and whole, PART, part to whole। whole means क्या होता है, पूरा। part means मतलब क्या होता है, उस चीज का एक छोटा सा part। तो जब हम किसी एक whole को, मतलब किसी एक चीज को, एक कंप्लीट चीज को उसके किसी पार्ट से, इस चीज के किसी पार्ट से हम पूरे चीज को दर्शाते हैं या रेफर करना चाहते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, synecdoche। synecdoche, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो बहुत सारे उसको गलत तरीके से synecdoche पढ़ते हैं, बट इट्स synecdoche है। सो कीप दैट इन माइंड, इट इज synecdoche, राइट। तो जब कभी किसी होल को हम उसके पार्ट से कंपेयर करते हैं, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, उसको synecdoche का एग्जाम्पल बोलेंगे। यहां पे एग्जाम्पल है, ही हैज जस्ट गॉट सम न्यू व्हील्स। न्यू व्हील्स, व्हील्स मतलब क्या होता है, चक्का, टायर। बट यहां पे व्हील्स का मतलब क्या है, चक्का नहीं है। यहां पे व्हील्स का मतलब क्या है, कार और किसी भी तरह का व्हीकल, राइट। सो ये चीज यहां पे समझ में आ गया कि हमने कार, जो पूरा एक होल कार है, उस कार को समझाने के लिए हमने व्हील्स का यूज किया। तो रीडर्स को समझ में आ जाता है कि हाँ, इट इज टॉकिंग अबाउट कार, बिकॉज कोई भी नया चक्का तो नहीं खरीदेगा ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू व्हील्स, मतलब सम व्हीकल इट इज टॉकिंग अबाउट, राइट। द फ्रेज हायर्ड हैंड्स कैन बी यूज्ड टू रेफर वर्कर्स। तो यहां पे हमने वर्कर्स को एज अ होल, एक पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, उसके सिर्फ हाथ से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो पर्सन का हाथ एक यूनिट है, उसका एक पार्ट है, बट हम एक पूरे पर्सन को बोलने के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक हाथ का यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे अभी क्या हो गया, synecdoche का एग्जांपल हो गया, राइट। उसी तरीके से वर्ड बूट्स कैन बी यूज्ड फॉर सोल्जर्स। सोल्जर्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, हैवी शूज पहनते हैं, राइट। तो वो एक सिंबल की तरह यूज होता है कि हाँ, सोल्जर्स का जो शूज होता है वो हैवी होता है। तो हम यहाँ पे जो बूट्स हैं उसको हम कंपेयर कर रहे हैं सोल्जर्स को बोलने के लिए। तो यहाँ पे अगेन जो बूट्स है वो क्या हो गया, एक छोटा पार्ट हो गया किसका, सोल्जर का, राइट। तो अगेन यहाँ पे synecdoche का यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू सी कि कैसे हम किसी एक चीज को बोलने के लिए, किसी एक कंप्लीट चीज को बोलने के लिए उसके पार्ट्स का यूज करते हैं। इसको synecdoche कहा जाता है, राइट। सो प्लीज गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ synecdoche इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज गिव मी सम मोर कमेंट्स फॉर synecdoche। पन, एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स दैट कैन हैव टू मीनिंग्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है ये। पन का यूज बहुत सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉमेडी में, या फिर किसी का हमें मजाक उड़ाना है या जोक करना है ना, तो पन का बहुत ज़्यादा यूज होता है।
ठीक है, आप इस चीज़ को आयरनी की तरह भी ले सकते हो कई बार, ठीक है। पन इज समटाइम्स कंपेयर टू आयरनी, आयरनी से भी कंपेयर किया जाता है इसको, ठीक है। आयरनी हिंदी में हम व्यंग बोलते हैं या फिर कटाक्ष जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़, इसको करने के लिए, कटाक्ष और व्यंग करने के लिए भी हम पन का यूज कई बार यूज़ करते हैं, राइट। तो अन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड दैट कैन हैव टू मीनिंग्स, एक वर्ड मतलब वन वर्ड दैट हैव टू मीनिंग्स और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम, ठीक है। या फिर दो डिफरेंट वर्ड हों इनका साउंड सेम हो, मतलब होमोफोन्स का भी यहां पे यूज हो सकता है, राइट। होमोफोन्स जिनके दो वर्ड जिनके साउंड सेम होते हैं, तो या तो कोई दो वर्ड्स होंगे जिनका साउंड सेम होगा, या फिर एक वर्ड जिनके दो मीनिंग थे सेंटेंस के अंदर। इन दोनों ही कंसेप्ट को हम पन ही कहते हैं, ठीक है। तो पन इज अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, ये बोल सकते हैं शब्दों का खेल होता है, ठीक है। शब्दों का खेल मतलब बोलते हैं ना, एक वर्ड्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि उसका दो मीनिंग निकल जाए कि सेंटेंस में, डबल मीनिंग इसको कहा जाता है हिंदी में। कई बार डबल मीनिंग में बात भी होती है ना, समटाइम्स इट मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रेट एंड समटाइम्स द वन मीनिंग इज वेरी स्ट्रेट एंड द अदर मीनिंग इज कट अ बिट ह्यूमरस, राइट। तो यहाँ पे जो डबल मीनिंग वाली बात होती है ना, वो भी एक तरह का पन का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। जो बहुत ही ईजी भाषा में भी हम पन का यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है। बोलते वक्त या बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है उसमें भी हम पन का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो पन इज अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब शब्दों का खेल होता है ये, जहाँ पे हम या तो एक ही वर्ड का दो मीनिंग निकालते हैं या फिर दो वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है उसको एक ही सेंटेंस में हम दो बार यूज करते हैं ताकि उसके दो अलग अलग मीनिंग निकले, ठीक है। लेट्स सी, पन्स रिलाई ऑन द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन स्पेलिंग साउंड और मीनिंग, ठीक है, टू मेक देयर लिसनर्स लाफ। बेसिकली पर्पस इसका यही होता है, टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक है, टू क्रिएट ह्यूमर, आयरनी, ठीक है, या फिर सरकाज़म। These are the basically पर्पस ऑफ पन। पन का बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है। यही सब क्रिएट करने के लिए हम पन का यूज करते हैं। सम एग्जांपल्स आर, बाइसाइकिल कैंट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। यहां पे देखो सोचने वाली बात है, टू टायर्ड जो वर्ड है यहां पे इस तरह से इसको लिखा हुआ है कि यहां पे दो टायर है, ठीक है। साइकिल में दो टायर होता है, यस। तो बिना स्टैंड के वो खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है ना, उसको खड़ा करने के लिए साइड स्टैंड लगाने पड़ेंगे बिकॉज उसमें सिर्फ दो ही टायर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके साउंड पे ध्यान देंगे, है ना, तो इट सीम्स लाइक TOO टायर्ड, मतलब बहुत थका हुआ था। तो यहाँ पे टू टायर्ड और टू टायर्ड जो है वो यहाँ पे पन है, इसको हम लोग साउंड पन कहते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे इस लाइन को इसका मतलब निकलेगा, इट विल क्रिएट अ पन हियर, ठीक है। तो ये पन में साउंड इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो साउंड करते हैं एक दूसरे वर्ड की तरह, ठीक है। एक और वर्ड है, अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। जो पेसिमिस्ट का जो ब्लड टाइप होता है हमेशा बी नेगेटिव होता है। ये एक तरह का ह्यूमर है। ऑब्वियसली यहाँ पे हंसी आ रही है कि एक जो निराशावादी इंसान होता है, पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी इंसान, तो जो पेसिमिस्ट्स होते हैं, जो निराशावादी इंसान होते हैं, उनके खून में उनका खून जरूर बी नेगेटिव होता होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बी नेगेटिव का मतलब एक और है, बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे बी नेगेटिव का मतलब ये भी है, तो यहाँ पे दो मतलब निकल गया एक्चुअली। तो हम लिख रहे हैं बी नेगेटिव ब्लड की तरह, लेकिन यहाँ पे ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब कि पेसिमिस्ट इंसान जो है वो हमेशा नेगेटिव सोचता है। तो दो मीनिंग मतलब आ गया इसका। तो एक वर्ड दो मीनिंग, ये भी एक साउंड से इन्वॉल्व है, इसमें भी साउंड इन्वॉल्व है। रीडिंग वाइल सन बेदिंग मेक्स यू वेल रेड। सन बेदिंग क्या होता है? दैट मीन्स यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ इन द सन, ठीक है। अपने आप को सन में आप जानबूझकर रखते हो ताकि आपका बॉडी जो है आपको वार्म फील हो, ठीक है। जनरली जो कंट्रीज आप ठंडा पड़ता है या ठंडी के मौसम में भी आप धूप में बैठते हो तो वही सन बेदिंग है। जब आप सन में बहुत देर तक बैठते हो तो क्या होता है, आपका स्किन जो है वो लाल हो जाता है, ठीक है, इट गेट्स डार्क। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीडिंग वाइल सन बेदिंग मेक्स यू वेल रेड। यहाँ पे बेसिकली जो वेल रेड है ना, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, द वेल रेड, READ, ठीक है, मतलब
पढ़ा लिखा बनाता है। अगर आप कई बार अच्छे से यहाँ पे वेल रेड का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका स्किन टोन लाल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सन, आपको सन बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे वेल रेड का मतलब सन बर्न है। और इसी सन वेल रेड को हम इस तरीके से भी सुन सकते हैं, अगर इसमें भी साउंड इन्वॉल्व है बेसिकली। वेल रेड मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ या पढ़ा लिखा बनाएगा आपको। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, आप रीडिंग करते हो, तो आप वेल रेड बन जाओगे, आपको नॉलेज होगा, आप इन्फॉर्म्ड होगे हमेशा। ठीक है, बट यहाँ पे वेल रेड का एक और मतलब भी है। तो देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ वन वर्ड, वन फ्रेज। अगेन, ऑलवेज ट्रस्ट अ ग्लू सेल्समैन, मतलब जो ऐसा सेल्समैन जो ग्लू बेचता है। वाई शुड ट्रस्ट हिम? बिकॉज दे टेंड टू स्टिक टू देयर वर्ड्स, बिकॉज वो यहाँ पे अपने वर्ड्स से कभी हिलते नहीं हैं, हमेशा चिपक कर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिक का मतलब अगेन क्या है, स्टिक टू देयर वर्ड्स, और यहाँ पे स्टिक का मतलब है जो ग्लू से जो चिपचिपापन होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे भी अगेन 2 मीनिंग है इस वर्ड का, स्टिक का। भाई पन क्रिएट हो रहा है। 100 hairs have escaped the Jew, so police are combing the area। यहाँ पे combing का मतलब है सर्चिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है, जो पूरा एरिया है, उसको पुलिस क्या कर रही है, सर्च कर रही है। वाई? बिकॉज कुछ 100 हेयर्स जो हैं वो जू से भाग गए हैं। यहाँ पे जो हेयर्स हैं, HAIR, हेयर्स मतलब बाल, इस बाल को यहाँ पे पन क्रिएट किया गया है, हेयर्स एंड हेयर्स। हेयर्स मीन्स खरगोश, एंड यहाँ पे हेयर का मतलब बाल। यहाँ पे कॉम्बिंग का मतलब, क्योंकि ये बाल है इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंघी की बात हो रही है, यहाँ पे कंघी करना। और सर्चिंग बिकॉज हेयर्स हैव एस्केप्ड द जू। तो यहाँ पे 2 पन्स का यूज किया गया है, हेयर और हेयर्स, कॉम्बिंग एंड सर्चिंग। राइट? जंगल एनिमल आर वेरी फेयर, चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड। यहाँ पे कहा गया है कि जंगल एनिमल्स जो होते हैं काफी फेयर होते हैं। यहाँ पे फेयर का मतलब भी यहाँ पे क्या है, फेयर मीन्स गोरा भी हो सकता है, और फेयर का मतलब यहाँ पे सही भी हो सकता है। राइट? बट यहाँ पे चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड, लेकिन चीताज जो होते हैं वो हमेशा स्पॉटेड होते हैं, स्पॉटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पन का क्रिएशन है यहाँ पे भी। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड पन। तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो पन का मतलब होता है जहां पे एक वर्ड का 2 मतलब निकाला जाए, या फिर 2 वर्ड्स जिनकी साउंड्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती हूं। ठीक है, डन। सो वी हैव कम अप टू द एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज अ क्विक recap. So thank you all for watching the video till here, and if this video has added any value to you, please do subscribe and like this video, and do comment your feedbacks and any doubt if you have down in the comment section. Thank you.